हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई नीट जुलाई 2020 के लिए अपन रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं। और कैसे रिवीजन करना है आप लोग को, पहले इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारा आपने पढ़ा डिटेल में, अब आप उसको एक एक चैप्टर को बैठकर ये चिंतन मनन कीजिए कि इसमें मैंने क्या पढ़ा। सो मैंने 4 बातें पढ़ी या 5 बातें पढ़ी, 4 या 5 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ या उसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, वो खाली वो रिवाइज़ करना है। पूरा डिटेल में नहीं जाना है कि यूनिट डायमेंशन पता लगा जो है ना अपन ने 10 दिन में पढ़ा था 11वीं में, तो आप भी आराम से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कंसंट्रेट करिए पुराने पेपर्स के ऊपर और देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यूनिट डायमेंशन मुझे क्या पता होना चाहिए, और मैं वही बताते बताते आपको यूनिट डायमेंशन का चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, यूनिट डायमेंशन में 4 चीज़ें होती हैं मुख्य। डेफिनेशन तो अपनी जगह है, वो सब चीज़ें तो आप एलिमेंट्री में सब पढ़ चुके हैं। यूनिट क्या होता है, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन मल्टीपल ऑफ विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इस डेफिनेशन को कोई नहीं पूछने जा रहा। डायमेंशंस क्या होता है भाई, ये डायमेंशन होता है फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशंस। तो देखिए, डायमेंशन क्या होता है, पावर टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन आर पावर, तो डायमेंशंस आर पावर्स। जैसे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, तो a b c अपन ऐसा बोलेंगे। डायमेंशंस ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी आर a in mass, b in length and c in time। तो डायमेंशंस आर देयर if more than one physical quantity is appearing in the dimensional formula of a physical quantity। अब यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है, तो साहब मुझे 4 तरह की बातें पता होना चाहिए। 4 तरह के क्वेश्चन उसमें बनते हैं जो कि उनकी एप्लीकेशन भी कहलाती हैं। तो वो 4 बातें कौन कौन सी हैं, तो पहला, टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे देंगे, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या परमिएबिलिटी, तो आप उसको निकालना है उसका एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। दूसरा होता है चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन गिवन। जैसे s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा दिया है, तो वो गलत हो जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। तो वो डायमेंशनल एनालिसिस से अपन चेक करते हैं। तीसरा होता है एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। एंड चौथा होता है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन 4 चीज़ों को मुझे समझना है। अगर ये 4 चीज़ें मुझे पता पड़ गई तो इसके बाहर यूनिट डायमेंशन का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम जो अब रिवीजन शुरू कर रहे हैं जुलाई 2020 के लिए, उसमें आप ये मान के चलिए कि जो चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ कंसेप्ट्स, उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, कोई सी भी गाइड ले लीजिए, MTG हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे दिशा हो, जो भी कोई गाइड हो आपके पास में, सिंगेज बहुत बढ़िया गाइड है। तो उसमें से उस चैप्टर के ऊपर जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उसको लगा लीजिए। पूरे नहीं लगा सकते तो इवन नंबर प्रॉब्लम्स लगा लीजिए। और सबसे बढ़िया तो ये है कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स ले आइए, जेई के और नीट के, और उनको लगाइए। वो बिल्कुल बढ़िया, बस वही क्वेश्चन पेपर वापस से आने वाला है। जो पिछले 10 साल में पूछे गए क्वेश्चन बार बार वो ज़रूर इंपॉर्टेंट हैं, और वैसा ही अगले साल 11th ईयर में भी आएगा। तो फालतू इधर उधर की ज़्यादा कवरेज करने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है अपने पास। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स लाना, ये है बुद्धिमानी। तो देखिए, अपन जेई में आप मान के चलो मेंस में 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, और नीट में मान के चलिए 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 45। इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर से ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकेंगे। एग्ज़ाम के बाद अपन मिलेंगे, मेरे वीडियो सारे वहाँ पर हैं आपके पास में, आप पुराना वीडियो खोल के देखना और देखना कि वो चीज़ कवर है कि नहीं है। तो इस विश्वास के साथ आप पढ़ाई शुरू करो। 1-2 चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यूनिट डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। यूनिट डायमेंशन में सबसे पहले जो है एप्लीकेशन, वो है टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आपसे पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालो। तो क्या करना होगा, स्टेप 1, राइट ए फार्मूला इन्वॉल्विंग दैट फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फार्मूला आपको याद आ जाए जिसमें ईटा आता है, तो जैसे हमको स्टोक्स रिलेशन याद आया, F इज इक्वल टू 6 पाई
ईटा आर वी, ऐसा होता है। तो ईटा डायमेंशनली किसके बराबर होगा? एफ अपॉन आर वी, क्योंकि 6 पाई तो एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस नंबर है। तो ये डायमेंशन क्या बना? एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। सिंप्लीफाई करा तो क्या आया? एम माइनस 1 एल माइनस 1, एम का के लिए एम तो एम ही है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। बस यूनिट क्या बनेगी? केजी पर मीटर पर सेकेंड। इसको 1 पॉइजली भी कहते हैं। ये ऐसा यूनिट हो गई, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इस प्रकार से आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो 12th की फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका निकालना है। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला मन ही मन ध्यान करना, आपको याद आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, कूलम्स लॉ। तो एप्सिलॉन 0 कैसा हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू डी स्क्वायर। अब Q1 Q2 का रख देना 80, करंट इंटू टाइम, फोर्स का रख देना mlt माइनस 2, और डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना तो एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से परमिएबिलिटी म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसके लिए रिलेटेड एक फार्मूला याद करो। तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है। C क्या है? एल टी माइनस 1 वेलोसिटी ऑफ लाइट। एप्सिलॉन नॉट का आप निकाल ही लोगे तो म्यू नॉट का भी निकल जाएगा। तो इस तरह से ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। एक फार्मूला उससे रिलेटेड कोई सा लिखिए, उस फार्मूले में एक अननोन रहेगा आपके पास में, बाकी सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिसके डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हो, और उसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल दो, खेल ख़त्म। दूसरी एप्लीकेशन, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन गिवन। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस होता है कि ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। Only similar physical quantities can be added to or subtracted from one another. Therefore, each term of an equation must represent same physical quantity having same units and same dimensional formula. जैसे मैं आपसे कहूँ कि S is equal to ut plus half at square, बताओ भाई डायमेंशनली सही है या नहीं? तो आप क्या देखोगे कि ईच टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय सिंबल प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं लेना। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दे आर सेपरेटेड बाय सिंबल प्लस, और एक ये टर्म है। तो साहब इन तीनों टर्म का मतलब ये है कि ये है लेंथ, ये भी है लेंथ एल टी माइनस 1 इंटू टी, और ये भी है लेंथ एल टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो एक लेंथ में दूसरी लेंथ को ऐड किया तो अपने को एक लेंथ मिल गई। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, लेंथ कैन बी एडेड टू लेंथ ओनली। इस कंसेप्ट के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन बनता है देखिए, बहुत रिपीटेडली जो है पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन जेई में और नीट में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और आपको भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ध्यान रखते हुए उनको सॉल्व करते हुए आपको समझना है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया कि P प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ कि P क्या है? प्रेशर, P क्या है? प्रेशर, और V क्या है? वॉल्यूम। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला ये रिलेशन बनाया। तो आपको A का और B का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, ए और बी का। तो देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में अपन वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं।
और इसी प्रकार से प्रेशर में प्रेशर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। प्रेशर में वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, कैन बी डिवाइडेड, पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का ही होता है। इसलिए बी का डायमेंशनल फार्मूला वैसे ही होगा जैसा क्या वी का है। वी बोले तो वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, और यहाँ ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन वैसे ही होगा जैसा कि प्रेशर का है। तो ए का कैसा होगा, ए का होगा प्रेशर इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम एल क्यूब का स्क्वायर एल रेस टू 6। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल रेस टू 5 टी रेस टू माइनस 2। इस प्रकार से मैंने ए और बी कॉन्स्टेंट्स के क्या निकाल दिए, डायमेंशनल फार्मूले। एक तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा इसमें, दूसरा और अंतिम इसमें पूछते हैं जिसकी थ्योरी कहती है कि एनीथिंग कमिंग इनसाइड लॉग और कमिंग एज पावर ऑफ ए क्वांटिटी और कमिंग इनसाइड ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दे मस्ट बी डायमेंशनलेस। देखिए जैसे पावर की बात करूं मैं कि 5 का स्क्वायर करा, तो ये 2 जो लिखा है ना ऊपर 2, ये क्या है, सेकंड है, मीटर है। तो नहीं साहब, ये खाली एक तरीका है बताने का कि 5 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 ना तो सेकंड है और ना मीटर है, तो ये डायमेंशन लेस है। इसी प्रकार से मैंने कहा साइन थीटा, तो ये थीटा क्या है, एंगल। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और ऐसे ही मैंने कहा लॉग ऑफ ए, तो ये ए भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखो, कौन कौन सी, एक तो पावर ऑफ ए नंबर, दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरा कमिंग इनसाइड लॉग। ये कैसे होना चाहिए, ये सब डायमेंशन लेस हैं, ये थ्योरी कहती है। तो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस बी एक्स साइन सी एक्स प्लस डी टी प्लस के टी अपॉन एक्स। अब इसमें F जो है वो तो है फोर्स, x जो है वो एक डिस्टेंस है, मीटर में नापेंगे, और t टाइम है। तो आपको डायमेंशंस एंड SI यूनिट निकालना है, कॉन्स्टेंट्स A, B, C, D, K, इन कॉन्स्टेंट्स की। और E क्या है, E तो एक नंबर है, E तो एक नंबर होता है 2.718, जैसा पाई होता है ना 3.14159 डॉट 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 इनफाइनाइट डिजिट आती है। तो आपको डायमेंशन एंड SI यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट A, B, C, D और K ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर एक फिजिकल क्वांटिटी है, सिर्फ एक, फोर्स। तो इसके बारे में तो हम जानते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला इसका न्यूटन होता है यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टर्म है, एक ये पूरी और एक वो। तो ये भी एक फोर्स होना चाहिए, ये भी एक फोर्स होना चाहिए। फोर्स में फोर्स को ऐड करोगे तो फोर्स आ जाएगा। तो पहले मैं इसको पकड़ता हूँ, ये छोटा दिख रहा है, ये फोर्स है,
के टी अपॉन एक्स क्या है, के टी अपॉन एक्स डायमेंशनली देखें तो फोर्स है। तो भाई के क्या है, के है एफ एक्स अपॉन टी। फोर्स इंटू डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो के कैसा है, पावर जैसा है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट। और डायमेंशनल फार्मूला ml2 t-3। फिर दूसरा अपना ए के बारे में बताओ। तो देखो साहब, ये अपने आप में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और ये साइन थीटा ये भी अपने आप में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीटर अपॉन मीटर, डायमेंशनलेस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी टर्म अगर फोर्स है, ये कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है, ये कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, तो ए अपने आप में एक फोर्स जैसी चीज़ होगी। तो ए कैसी चीज़ है, फोर्स जैसी चीज़ है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, mlt-2। यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ठीक साहब। अब बी के ऊपर आ जाओ। तो चूंकि बी एक्स एक पावर है, तो ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो b इंटू एक्स डायमेंशनलेस है, तो b कैसा होगा, 1/x टाइप का, मतलब L-1 टाइप का पर मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। तभी तो bx डायमेंशनलेस होगा। फिर आ जाओ cx प्लस dt। तो देखो cx एक एंगल है डायमेंशनलेस, और dt भी एक एंगल है डायमेंशनलेस। cx क्या है, एंगल रेडियन, और dt क्या है, एंगल रेडियन। तो cx अगर रेडियन है, cx अगर रेडियन है डायमेंशनलेस, तो c क्या होगा, तो c होगा रेडियन पर मीटर, मतलब L-1। और dt अपने आप में एक एंगल है रेडियन, तो d कैसा होगा, रेडियन पर सेकेंड, मतलब t इनवर्स। इस तरह से मैंने सारे कांस्टेंट्स a b c d k इनके SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले निकाल दिए। तो ये तीन बातें जो हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको समझ में आया। तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन था, तीसरा एप्लीकेशन था टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आप ऐसा एक रिलेशन निकाल सकते हो, और अगर आपको पता है तो आप चेक भी कर सकते हो डायमेंशनली वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। पर जब आप डिराइव करने जाते हैं रिलेशन, तो इट कैन बी डिराइव्ड ओनली इफ इट इज़ इन द फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। इन विच फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन मतलब मैंने कहा कि x डिपेंड्स ऑन y एंड z, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन देम। तो अगर रिलेशन ऐसा होगा ना कि x इज प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर a, z रेज टू पावर b, पावर्ड फंक्शन हो गए, और प्रोडक्ट है उसका बीच में मल्टीप्लाइड, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्ड फंक्शन, अगर ऐसा रिलेशन होगा तो ही आप डिराइव कर पाओगे। तो मैंने कहा एक एग्जाम्पल देकर समझाओ कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कहा कि साहब, मैंने मनी मन सोचा कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इसका मास के साथ रिलेशन बताओ कैसा होगा। मास को एक्सप्रेस करना है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम में। तो आप ऐसा करना कि इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c, ये निकालना, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा।
हाँ, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो नेसेसरीली डायमेंशन लेस कांस्टेंट होना चाहिए, और इसकी डायमेंशन किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन है। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या है, m⁻1, और l और t तो है ही नहीं, तो वो तो 0 0 हो गए। अब k डायमेंशन लेस है, फोर्स का क्या होता है, mLT-2⁻a, फिर वेलोसिटी LT-1⁻b, और टाइम t⁻c। अब मैं सेम बेसिस m, l और t की पावर को दोनों तरफ कंपेयर करूंगा। इसमें सिर्फ m की पावर 1 है, बाकी 0 0। यहाँ कितनी है, m की पावर a, l की पावर a प्लस b, और t की पावर -2a -b प्लस c। तो इससे मुझे क्या मिला कि a मस्ट बी इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 0, एंड -2a -b प्लस c इज ऑल्सो 0। फिर मैं 3 इक्वेशन है, 3 अननोन, इनको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला कि a इक्वल टू 1 है और a प्लस बी 0 है, तो b इक्वल टू -1 होगा। अब तीसरी इक्वेशन में मैंने रखा a और b की वैल्यू, तो -2 --+1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या आया, +1। तो a, b और c तीनों की वैल्यू हमको पता पड़ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फोर्स रेज टू पावर 1, वेलोसिटी रेज टू पावर -1, एंड टाइम रेज टू पावर +1। चार ऑप्शन आपको कैसे दिए होंगे ये देखिए। आपको दिया होगा कि साहब मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज F(VT), F(V-1T), F(VT-1), F(VT²), ऐसे चार ऑप्शन होंगे। तो चार ऑप्शन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वहाँ पर पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें रख के देख लो। जैसे इसमें मैंने रखा mLT-2 फोर्स हो गया, वेलोसिटी का LT-1 और टाइम का t। तो क्या ये मास बन रहा है, नहीं, तो L² आ रहा है, L² आ रहा है, तो क्या करें, ये तो गलत हो गया। फिर इसको देखा मैंने, mLT-2 फोर्स हो गया, LT-1 वेलोसिटी, उसका इन्वर्स करा, और फिर ये t, तो ये t² से t-2 कट गया, और ये l-1 से l कट गया, तो क्या बचा, m। तो ये मेरा सही आंसर हो गया। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन गिवन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन लाना है, और अगर रिलेशन दिया हो तो यह भी चेक कर सकते हैं कि विच इज करेक्ट रिलेशन। डायमेंशनल करेक्टनेस कैन बी वेरीफाइड। फिर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, जो कि चौथा एप्लीकेशन कहलाएगा। चौथा एप्लीकेशन क्या था, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। जैसे कि आपको ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट दिया हुआ है न्यूटन, और उसको कन्वर्ट करना है आपको CGS सिस्टम में, काय में, डायन में। तो ये क्वेश्चन तो आपने किया है ना। ऐसे जूल का अर्ग में रिलेशन आपने निकाला, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं कहूँ कि दो अलग अलग सिस्टम थे, ये SI सिस्टम और CGS सिस्टम। उसमें लेंथ जो है, एक में 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर को अपन ने रेफरेंस स्टैंडर्ड माना था, और दूसरे सिस्टम में CGS सिस्टम में 1 सेंटीमीटर को अपन ने रेफरेंस स्टैंडर्ड माना था।
एक नया ही सिस्टम में इमेजिन कर रहा हूँ, एक नए सिस्टम में मास की यूनिट जो है ना तो मीटर है ना सेंटीमीटर है, तो क्या है एमओ, उसका नाम क्या है एमओ, और वो कितना है, वो 10 ग्राम के बराबर है। लेंथ की यूनिट का नाम ना मीटर है ना सेंटीमीटर है, मास का ना तो ग्राम है ना किलोग्राम है, लेंथ का ना मीटर है ना सेंटीमीटर है, क्या नाम है उसका एलओ, और वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और टाइम का यूनिट है टीओ, कितना 0.1 सेकेंड वाला जो इंटरवल है उसको हम कहते हैं साहब कि ये हमारा 1 टीओ है। तो इसमें अगर अपन फोर्स नापें, फोर्स, तो उसकी यूनिट क्या होगी, ना तो न्यूटन ना डायन, तो क्या होगी एफओ। तो 1 एफओ इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो किसकी बात चल रही है, फोर्स की। फोर्स की यूनिट्स को एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है डिफरेंट यूनिट्स में। न्यूटन है ऐसा यूनिट और एफओ है वो उस हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो आप सबसे पहले क्या करना, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना MLT-2। फिर क्या करना, एक सिस्टम पकड़ना कोई सा भी, जैसे अपन ने ये नया सिस्टम पकड़ा, इसमें 1 FO इज इक्वल टू मास कितना 10 ग्राम रेज़ टू पावर 1, लेंथ 10 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1, टाइम 0.1 सेकेंड रेज़ टू पावर -2। फिर आप अपना दूसरा सिस्टम पकड़ना न्यूटन, उसमें यूनिट क्या होती है न्यूटन, वो क्या होता है, तो मास होता है 1 kg यानी 1000 ग्राम, मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और टाइम 1 सेकेंड। यही होता ना सब, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब न्यूटन होता है। अब मैंने इसमें इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिला 1 FO अपॉन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 अपॉन 1000, ग्राम से ग्राम कट गया, 10 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और 0.1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया। अब ये कितना बचा, ये बचा 10⁻², ये कितना बचा 10, और ये कितना बचा 1/10 की पावर -2, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगी। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 10। ये क्या है, ये है 1 FO अपॉन 1 न्यूटन। तो बताओ 1 FO कितना होगा, तो 1 FO इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये न्यूटन इधर आ जाएगा। इस तरह से आपने फोर्स को दो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उनकी यूनिट्स को कंपेयर कर डाला। तो ये डिवाइड करने की टेक्निक समझ लो, ठीक साहब। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ इसी पर, कि साहब यही सिस्टम है, इसमें फोर्स की यूनिट क्या थी FO, लेंथ की यूनिट क्या थी LO, तो कैपिटल G होता ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होगी, तो हमने कहा कैपिटल GO। देखो कैपिटल G की यूनिट इसमें होगी GO। तो आपसे पूछा कि फाइंड न्यूमेरिक वैल्यू, फाइंड, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी बना दिया मैंने, फाइंड न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब क्या करोगे, कैपिटल G के बारे में क्या जानते हो, कैपिटल G की वैल्यू जानते हो, हाँ जानते हैं। कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला जानते हो, हाँ जानते हैं। तो जैसे फोर्स के बारे में हमने डील किया था कि उसकी नए सिस्टम में और SI सिस्टम में हमने यूनिट्स कंपेयर कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर पहले तो मैं निकालूंगा कि मेरे SI सिस्टम में G का यूनिट क्या होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू
Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर से G जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। ठीक है, इसको मैंने कहा कि यार इतना लंबा कौन लिखें, इसको अपन लिख देते हैं GSI, मतलब SI यूनिट में कैपिटल G की ऐसी यूनिट है, हमने मन में समझ लिया। अब इस नए सिस्टम में कैपिटल G की यूनिट क्या होगी, तो अपने से कहा जियो, तो मैं कहूँगा कि G जो है ना वो होता है M-1L3T-2 GSI और यहाँ जियो। न्यूमरेटर में कौन सा सिस्टम चलेगा, SI। डिनोमिनेटर में कौन सा चलेगा, वो MOTOLO वाला। तो इसमें मास किलोग्राम में होगा SI यूनिट में, तो 1000 ग्राम। और जियो कितना, तो ये MO कितना 10 ग्राम। लेंथ यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। टाइम वहाँ पर 1 सेकेंड SI में और नए सिस्टम में 0.1 सेकेंड। फिर पावर बताओ, तो इसकी पावर -1, इसकी 3 और इसकी -2। तो ये कितना आया, ये आया 100 की पावर -1 यानी 10⁻²। ये कितना आया 10⁻3। ये कितना आया 10⁻²। तो कुल मिला के क्या बचा 10⁻⁻1। ये क्या है 1 GSI अपॉन 1 जियो, तो 1 GSI कितना हुआ, ये हुआ 10⁻1 जियो। अब मेरा G क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 SI यूनिट्स। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻12 जियो। तो नए सिस्टम में जिसमें यूनिट कैपिटल G की जियो होने वाली है, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी G की, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कितनी होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से यूनिट एंड डायमेंशन ख़त्म। उसमें 4 चीज़ें आपने समझी कि पहली कौन सी थी, टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कैसे, उसमें आपने एक फार्मूला इन्वॉल्विंग दैट फिजिकल क्वांटिटी लिखा और फिर उससे उसका डायमेंशन निकाल के और MLT की जगह kg मीटर सेकेंड रिप्लेस करके आपने उसकी SI यूनिट निकाल ली। दूसरा क्या था, दूसरा था कि साहब डायमेंशनल करेक्टनेस हमको देखना है और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तीसरा क्या था, तीसरा था टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। और चौथा क्या था, कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दैट्स ऑल। अब आप क्या करोगे, अब आप कोई सी भी गाइड ले लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, पिछले ज़्यादा नहीं 6 साल के, और उन 6 साल के क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज अगर मिल जाता किसी गाइड में, जरा गाइड ले आओ बाजार से, चैप्टर वाइज अगर मिल जाता तो यूनिट डायमेंशन में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, क्या वो आपसे सारे बन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एलिमेंट्री कोई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला पूछा होगा तो वो तो आप बता ही दोगे, पर इन 4 के अलावा 5वां टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हर टाइप का कंसेप्ट समझ जाओ कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। चैप्टर ख़त्म, रिवीजन ओवर, यू आर प्रिपेयर्ड। तो अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे काइनेमेटिक्स के लिए। तो मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा काइनेमेटिक्स का। आपको अगर ये यूटिलिटी इसकी अच्छी लगी हो, आपको अच्छी चीज़ समझ में आई हो, तो आप मुझे थैंक यू मत कहना, अपने 3 दोस्तों को इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना काइनेमेटिक्स के वीडियो के लिए। अपन NCERT के हिसाब से 11 से शुरू करके 12 तक, चैप्टर 1 से लेकर एंड तक एक के बाद एक चैप्टर पकड़ते जाएंगे और उसके वीडियो बनाते जाएंगे, जो कि मैं आपको कंटिन्यूसली अपलोड करता रहूँगा। और आप उसको थ्योरी को देखकर और प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, बस जीत जाओगे आप। मैं जो कह रहा हूँ वो हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा हुआ है, कईयों का हुआ है पहले भी, उस आधार पर, उस कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ।
ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।